Hello students, let's go to start our next topic of chapter first basic concept of chemistry. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मैटर होते हैं मैटर के ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ लिया था कि एक मैटर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस आपस में किस कंडीशन में चेंज हो रहा है, उसे क्या टर्म देते हैं. ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हुई थी. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जो फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन हमने कहा था. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके थे, अब बात आ रही है केमिकल क्लासिफिकेशन की. ठीक है, या टाइप्स ऑफ मैटर की. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैटर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन. ऑफ मैटर. आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ के आए होंगे, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं. पर थोड़ा सा हम यहाँ पे एक रिवीजन हो रहा है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो केमिस्ट्री चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें सारा डिटेल में दिया हुआ है. ठीक है, तो इसलिए एक समरी देख ले रहे हैं इसका. तो बेटा टाइप्स ऑफ मैटर हमने आपको बताया था. टाइप्स ऑफ मैटर में तो मैटर के कितने टाइप्स हो गए? दो टाइप्स की बात हमने कही थी. एक को हम कहते हैं प्योर और एक को कहते हैं मिक्सचर, या इसी को हम कहते हैं इम्प्योर. और ये हो गया प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, अब जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये कितने टाइप के हो गए बेटा? दो टाइप के. इसके दो पार्ट्स हो गए. मिक्सचर दो टाइप के हो गए. कौन से मिक्सचर होते हैं? एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर. और यहाँ जो प्योर सब्सटेंस हुआ ये दो टाइप का हुआ, प्योर वाला. ठीक है, कौन कौन से हो गए? दो. एक हो गया बेटा एलिमेंट और दूसरे क्या हो गए? कंपाउंड्स. ठीक है, फिर फर्दर एलिमेंट्स कितने टाइप के हो गए? तो बेटा एलिमेंट्स हो गए थ्री टाइप्स के. एक को क्या कहते हैं हम? मेटल्स. दूसरा क्या हो गया बेटा? नॉन मेटल्स. और थर्ड हो गया मेटलॉइड्स. ठीक है, फिर बात आ रही है कंपाउंड की. तो कंपाउंड कितने तरह का हो गया बेटा? तो कंपाउंड सिर्फ दो तरह के होते हैं. ठीक है, केमिस्ट्री चाहे जितने टाइप्स की हो, कुछ भी हो, पर यूनिवर्स में कंपाउंड सिर्फ दो तरीके के होते हैं. ठीक है, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक. बस. ठीक है, सिर्फ ये है इतना. तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन. ठीक है, ये रहा क्लासिफिकेशन. कौन सा? केमिकल या टाइप्स ऑफ मैटर. ठीक है, कोई डाउट नहीं? अब जरा देखते हैं, एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं. सबसे पहले हम मिक्सचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर क्या होता है. तो देखो बेटा, प्योर किसे कहते हैं? हर वो चीज़ प्योर है जिसका रेशियो, ठीक है, या जिसकी क्वांटिटी फिक्स होती हो, जिसके फॉर्मूले फिक्स होते हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्योर. जो फिक्स नहीं है वो है इम्प्योर. अब इसका एग्जांपल समझिए. जैसे कि सपोज करिए कि ग्लूकोज की बात करें, हम शुगर की बात करें, तो शुगर क्या है? प्योर है कि इम्प्योर है या मिक्सचर है? तो भाई शुगर का तो फिक्स है ना फॉर्मूला. शुगर अगर हम कहें या ग्लूकोज हम कहें तो बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला तो फिक्स है ना. जैसे चाहे हमसे पूछिए या इंडिया में किसी भी कंट्री में किसी से भी अगर पूछेंगे कि शुगर का फॉर्मूला क्या है, तो फिक्स है ना, C6H12O6. ये तो फिक्स है. ठीक है, अगर फिक्स है तो वो क्या हो जाएगा? ये प्योर है. क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि इसमें भी क्या है? मेडअप ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. ये भी क्या है? मेडअप ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. ठीक है, बस इसमें क्या रहेगा? उनका जो रेशियो होगा कंपोनेंट्स का वो फिक्स नहीं होगा, जबकि यहाँ कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा?
फिक्स हो गया। बेटा ये भी मिलके बने हैं, ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 हैं, मिलके बने हैं, तो उसे हम मिक्सचर नहीं कह देंगे कि नहीं कार्बन मिला दिया, हाइड्रोजन मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया तो एक मिक्सचर बन गया। मिक्सचर नहीं है वो प्योर है। क्यों प्योर है? इसलिए प्योर है क्योंकि फिक्स है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? फिक्स होना। ठीक है, तो फिक्स रहेगा। अगर फिक्स है, जो भी चीज़ें मिलाई गई हैं अगर उनकी क्वांटिटी फिक्स है तो क्या बोलेंगे हम? प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर? और अगर फिक्स नहीं है तो क्या बोलेंगे? इम्प्योर। जैसे सपोज करें खिचड़ी का कौन सा फॉर्मूला है? खिचड़ी का कोई फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि हमको सिरप चाहिए, शरबत मान लीजिए, तो शरबत का कोई फिक्स फार्मूला है कि शरबत कैसा होगा? भाई सब अपने अपने हिसाब से शरबत बना, मतलब स्वीटनेस कम ज़्यादा कैसे, कोई फिक्स फार्मूला तो नहीं है, तो उसे हमने क्या कह दिया? वो हो गया मिक्सचर। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ गया? अब देखते जरा, ये जो मिक्सचर होता है दो पार्ट में हो गया, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। बेटा होमोजेनस एक एक करके इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, होमोजेनस। ठीक है, तो बेटा यहाँ होमोजेनस का मतलब क्या होता है तो आपको भी मालूम है, यहाँ से कट कर दीजिए। होमो मतलब सेम और जेनस मतलब फॉर्म या रूप, तो एक जैसा फॉर्म हो। क्लियर? एक जैसा फॉर्म होना चाहिए, रूप एक जैसा होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? तो बेटा इसको ध्यान देने से बढ़िया सबसे आसान तरीका है, सिर्फ 2 पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, होमोजेनस के लिए हम बस 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है बेटा थ्रो आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। और सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है? नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। दूसरी चीज हमें बस ये याद रखनी है, दो चीज अगर कहीं भी फुलफिल हो रहे हैं तो वो होमोजेनस होगा। अब ये क्या है दोनों चीज? थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। थ्रू आउट मतलब चारों तरफ, यूनिफॉर्म एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, सपोज करिए एक कंटेनर हमने लिया, इसमें हमने वाटर डाल दिया, कंटेनर में वाटर हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसमें हम शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं, शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में। ठीक है, सपोज करिए कि अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और 1 टीस्पून हमने शुगर को डिजॉल्व किया, 1 चम्मच हमने चीनी को डिजॉल्व किया, शुगर को डिजॉल्व किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हमने पढ़ रखा है कि जो शुगर है वो कहाँ जाता है? तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल यानी लिक्विड के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हल्का सा स्पेस होता है। ठीक है, आपस में बॉन्डिंग से बने होते हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में चिपके रहें, वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको आपस में चिपका सके, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जब नहीं चिपका सकता तो थोड़ा सा गैप रहेगा। इसी गैप में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं या इंटर मोलिकुलर स्पेस होते हैं, उसी में ये शुगर जाके डिजॉल्व होता है, उसी जो स्पेसेस होते हैं उसी में जाके फिट होता है। जब हमने शुगर को डिजॉल्व किया तो ये जाएगा, सबसे पहले मान लीजिए 1 स्पून अगर है तो क्या हो जाएगा? नीचे जाके डिजॉल्व हो जाएगा, यही ना, नीचे जाके बैठ जाएगा यहाँ पे जो स्पेस खाली होंगे। फिर और जब शुगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? और डिजॉल्व होगा, और शुगर डालेंगे और डिजॉल्व होगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। यही होगा ना? ऐसा नहीं होता। क्या होगा यहाँ पे? होगा ये कि आप 1 स्पून डालिए, हाफ स्पून डालिए, चाहे जितना डालिए, वो क्या हो जाएगा? चारों तरफ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर बेटा ये होता कि शुगर को हमने डिजॉल्व किया और नीचे जाके फिट हो जाता, ठीक है, नीचे ऑक्यूपाई कर लेता इंटर पार्टिकल स्पेस, फिर और डालते तो और होता, तो जानते हो बड़ा झगड़ा हो जाता शरबत के लिए। पहले जब ये इतना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें नहीं थी, थोड़ा सा पिछले टाइम में, तो जब आप ठंडक में या मतलब गर्मियों में किसी घर जब कोई जाता था तो शरबत पिलाया जाता था। ठीक है, शरबत का अच्छा प्रचलन था। क्लियर? तो शरबत में क्या हो जाता बेटा? जैसे ही कोई किसी के पास लाता शरबत, क्या बोलता? हमको नीचे से चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे ही तो डिजॉल्व हुआ है ज़्यादा।
अगर ऐसा होता कि हमने डिज़ोल्व किया शुगर को तो नीचे पहले डिज़ोल्व होता, फिर और डिज़ोल्व करते तो और ज़्यादा डिज़ोल्व होता। अगर ऐसा होता तो ऊपर से कोई शरबत नहीं लेता, कहाँ से लेते लोग? नीचे से ही मांगते। बात समझ में आ गया? पर कैसा रहा बेटा, चाहे जितना डिज़ोल्व करेंगे क्या हो जाएगा? पूरे में डिज़ोल्व होगा, पूरे में डिज़ोल्व होगा। ठीक है, तो इसी कहते हैं थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब चाहे ऊपर से पियो, बॉटम से, लेफ्ट राइट कहीं से भी आप लेंगे, एक जैसा स्वीटनेस होगा, कंपोजिशन एक जैसा मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? सॉल्यूट सॉल्वेंट की क्वांटिटी एक जैसी मिलेगी, कोई डाउट है? ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, चारों तरफ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी कंडीशन क्या है? नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। बेटा 2, 4, 5, 6 जितने भी कंपोनेंट्स आपने ऐड किए हुए हैं, मिलाए हुए हैं, वो विजिबल नहीं होने चाहिए, विजिबल नहीं होने चाहिए। अब आपने शुगर को डिजोल्व किया तो क्या शुगर के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं? क्या वाटर के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं? नहीं ना, तो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। जो भी हमने कंपोनेंट मिलाया है उसको क्लियर, उसकी बाउंड्री क्लियर नहीं होनी चाहिए। अगर बाउंड्री क्लियर नहीं है इसका मतलब हम नहीं पहचान पाएंगे कि कहाँ पे है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? तो दो बातें याद रखेंगे बेटा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, कोई डाउट? अब इसके एग्जाम्पल जरा देखिए, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक तो वही हमने कह दिया, मान लीजिए कि शुगर और सॉल्ट किसमें? इन वाटर, ये बहुत अच्छा हो गया। और कोई एग्जाम्पल? एयर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एयर। एयर बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो जरा, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब अगर एयर का कंपोजिशन पूछा जाए, ठीक है, एयर का कंपोजिशन पूछा जाए, क्या बताएंगे आप? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.032%, बाकी अदर गैसेस, आर्गन वगैरह जो हैं, अदर गैसेस भी हो गए इसमें। क्लियर है? ठीक है, तो ये बताइए कि जब हमने आपसे पूछा गया कि एयर का कंपोजिशन क्या होगा, तो सोचने लगे थे क्या कि कहाँ की बात करें, या पूछे थे क्या कि सर कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अमेरिका का बताएं एयर का कंपोजिशन, ऑस्ट्रेलिया का बताएं, इंडिया का बताएं, अंटार्कटिका का बताएं, किसी का बताएं? ऐसा कुछ पूछा क्या? ऐसा कुछ नहीं पूछा ना। मतलब एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, उसके एयर का कंपोजिशन हमने बता दिया। अब ऐसा मत करिएगा कि गाड़ी के साइलेंसर के पास नाक लगा, बोला सर इधर तो CO2 बहुत ज़्यादा है, आप तो बोले थे 0.032% है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लेना। बात समझ में आ गया? हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बात में क्या आ गया बेटा? तो एयर में पहली बात यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया, क्योंकि एयर में कहीं भी हमने नाइट्रोजन की बात की थी, कितना? 78%, कहीं भी बात कर रहे थे। एयर मतलब एयर, किसी कंट्री का एयर नहीं होता। क्लियर? सेकंड कह रहा है नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। अब बताइए नाइट्रोजन है या अदर गैसेस जो मिक्स हैं एयर में, क्या वो दिखती हैं? क्या उनकी बाउंड्री क्लियर है? क्या बाउंड्री क्लियर नहीं है ना? चल रहे हैं, पता चला अच्छा ये तो CO2 आ गया, भागो यहाँ से, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, ये रहा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, हट जाने लड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो एयर क्या हो गया? होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है बेटा? टैप वाटर। टैप वाटर बहुत अच्छा एग्जांपल है। टैप वाटर, टोटी का पानी, बेटा उसमें मिनरल्स हैं, बहुत कुछ मिला हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें नीचे जाके कुछ सेटल डाउन हो जा रहा है, थोड़ी देर बाद आपने टोटी खोला, फिर बहुत सारे मिनरल आए, धीरे धीरे मिनरल नीचे जाके बैठ गए, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, मिनरल क्या है वाटर में? चारों तरफ एक जैसे हैं। ठीक है, अब सैंड को कंसीडर ना कर लीजिएगा कि सर हमारे में तो टैप से सैंड आ रहा था, नीचे जाके बैठ गया। ठीक है, उसको कंसीडर नहीं कीजिएगा। क्लियर? अच्छा, और जितने भी मिनरल्स हैं क्या वो उनकी बाउंड्री क्लियर है? क्या वो दिख रहे हैं? क्या नहीं ना। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो क्या हो गया? ये सब एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हो गए? होमोजेनस के। अब बेटा ये अगर नहीं है, ठीक है, मतलब थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या बाउंड्री अगर क्लियर हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजेनस। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो गया बेटा? हेट्रोजेनस का। तो हेट्रोजेनस का हो गया ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, बेटा अगर वाटर है उसमें ऑयल डाल दिया तो क्या ऑयल एक जैसा मिक्स होता है? क्या वाटर में एक जैसा मिक्स होता है? नहीं ना। तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। और ऑयल तो दिखाई देता है कि ये रहा वाटर में ऑयल। बात समझ आ गया? तो बिल्कुल बाउंड्री क्लियर है, और क्लियर है तो क्या हो गया? हेट्रोजेनस।
कोई डाउट यहाँ तक समझने में? ठीक है, ये बात समझ में आ गया मिक्सचर वाला पोर्शन। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड अदर डेफिनेशंस। ठीक है, इसको हम लोगों ने इतना समझ लिया। अब देख रहे हैं बेटा एलिमेंट क्या होता है। अब देखो इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सिंपल समझेंगे, फिर इसकी बहुत अच्छी टेक्निकलिटी है उसको समझते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट किसे कहते हैं? तो बेटा किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज एलिमेंट। क्लियर? किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाएगा? एलिमेंट। और किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाएगा? कंपाउंड। जैसे सपोज करिए सब्सटेंस हमने कह दिया शुगर, हमने एक सब्सटेंस कह दिया, सब्सटेंस हमने एक कह दिया शुगर। ठीक है, तो बेटा शुगर एक सब्सटेंस हो गया। इस शुगर का सबसे छोटा पार्ट कौन होगा? तो एक मॉलिक्यूल होगा ना। सबसे छोटा पार्ट कौन होगा शुगर का? तो शुगर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्योंकि शुगर जब ब्रेक करेगा तो अपने किस यूनिट में ब्रेक करता है? ग्लूकोज में ब्रेक करता है ना, इससे छोटे में तो ब्रेक नहीं करता ना। अगर हम शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो शुगर किस में ब्रेक कर रहा है? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज क्या हो गया बेटा? C6H12O6। तो ये क्या हो गया? ये एक कंपाउंड हो गया। बात समझ आ गया? तो किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट कौन सा हो गया? कंपाउंड हो गया। और किसी कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, तो बेटा कंपाउंड में क्या मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सब क्या हो गए? सबसे छोटे पार्ट हैं, यही हो गए एलिमेंट। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो एलिमेंट होगा, और किसी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो कंपाउंड होगा। क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। बात समझ आ गया? कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? देखो बेटा, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझिएगा। कंपाउंड और मॉलिक्यूल में बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, पर ये क्या है? ये कंपाउंड नहीं है। ऑक्सीजन कंपाउंड होता है कोई, हाइड्रोजन कंपाउंड होता है, पर CO2 कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है, तो उसे कंपाउंड भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एटम्स से मिलके कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस तैयार हो रहा है, सब्सटेंस नहीं कंपाउंड कहेंगे, तैयार हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम कंपाउंड भी कह सकते हैं और मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है, पर अगर सेम टाइप के आइटम से मिलके बना है तो उसे सिर्फ मॉलिक्यूल कहेंगे, कंपाउंड नहीं कहेंगे। कंपाउंड के लिए डिफरेंट आइटम से बना होना कंपलसरी है। ठीक है, तो बेटा ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, पर कंपाउंड नहीं है। ये कंपाउंड ये है जो हेटेरोएटॉमिक है, डिफरेंट एटम से मिलके बना है, उसे हम कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ गया? तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी कंपाउंड्स हो सकते हैं, पर ऑल कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। ऐसा है क्या? ये मॉलिक्यूल है पर कंपाउंड है? नहीं। तो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। ठीक है, जितने भी कंपाउंड हैं, ये है, ये सभी मॉलिक्यूल है, पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेटा कंपाउंड समझ में आ गया? तो व्हाट इज कंपाउंड? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड, एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, अब बेटा टेक्निकलिटी क्या है एलिमेंट में, उसको समझिएगा। टेक्निकलिटी क्या है एलिमेंट में? बेटा जो एलिमेंट होता है ना, ये नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है।
ये कंपल्सरी रूल है। अगर ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जा रहा तो एलिमेंट नहीं कहेंगे। एलिमेंट क्या होना चाहिए? नेचर में फ्री स्टेट में जो पाया जाता हो। फ्री स्टेट का मतलब समझ रहे हैं? खुद से प्रिपेयर हुआ हो, किसी दूसरे से नहीं बना हो, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, खुद से बना हो, जो क्लियर, जो खुद से बना हो, किसी दूसरे से मैन्युफैक्चर नहीं हुआ हो, किसी दूसरे से उसका प्रिपरेशन नहीं हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट। क्लियर, ठीक है। अब कई और सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा जब इसको स्टैंडर्ड को ऊपर करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करेंगे, तो वहाँ पे एलिमेंट को समझेंगे। क्लियर है। अभी एकेडमिक्स के लिए इतना बहुत है, इतना समझना ठीक है। तो एलिमेंट में अब कौन कौन सी आ गई बेटा? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। बेटा मेटल किसे कहते हैं? मेटल किसे कहते हैं? तो कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेटल क्या हो गया? जो इलेक्ट्रिसिटी, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हों, मैलिएबल होते हों, डक्टाइल होते हों, सोनोरस होते हों, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी किसकी हो गई? मेटल्स की। इनसे हीट बहुत अच्छा कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्शन होगा, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या हुआ? अगर मेटल को हम हैमरिंग करेंगे, अगर मेटल को हम हैमरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्रिटल नहीं है, फूट नहीं जाएगा, ठीक है, वो चिपटा होता जाएगा। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। अगर मेटल को हम बीटिंग कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो चिपटा होता जाएगा। जैसे आयरन को ही ले लीजिए, ठीक है। अगर हम हथौड़े से उसको मार रहे हैं तो आयरन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट नहीं जाएगा ना, ईंट की तरह नहीं है ना कि हमें हैमरिंग किया बस टूट गया, टुकड़े टुकड़े में टूट गया। कैसा हो जाएगा? ये शीट की तरह, यानी अगर इसको हैमरिंग करते हैं तो पतला एकदम शीट की तरह बनता चला जाएगा। तो इसे कहते हैं मैलिएबल, जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया मैलिएबल टेंडेंसी। और क्या हो गया? डक्टाइल। बेटा डक्ट का मतलब होता है पाइप, वायर, उसे डक्ट कहते हैं। तो यहाँ डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर मेटल को खींचोगे तो तुरंत टूटेगा नहीं बेटा, वो पतला होता जाएगा, ठीक है, वायर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन डक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेटल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हो गया? तो एग्जाम्पल हो गया आयरन है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल। जो पेरियोडिक टेबल है हमारा, जो एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हुए हैं 118 के अराउंड में, अभी तो खैर इतना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इतना कंसिडर कर लें तो जो मेजर पोर्शन है पेरियोडिक टेबल का वो मेटल्स का है, ठीक है। अबाउट 92 मेटल्स हैं, ठीक है। एथेंटिकली बता रहे हैं हम, इस तरह तो बहुत सारे कुछ आ गए हैं, जित अभी रिकॉग्निशन जिसका हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अबाउट 92, ठीक है। तो बेटा मेटल समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, अब नॉन मेटल क्या होते हैं? अरे भाई जो सोनोरस नहीं हो, हाँ एक इसमें बात हमने कही थी, सोनोरस क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है जिनमें टन टन की आवाज़ आती हो, ठीक है, बहुत लाउड साउंड होता है। अब लकड़ी को अगर पीटेंगे तो कितनी तेज़ आवाज़ आएगी, लेकिन अगर वही हम आयरन प्लेट को या लोहे को पीटेंगे तो लंबी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो मेटल जो होता है, मेटल में एक बहुत अच्छा टन टन की आवाज़ आती है, इसीलिए घंटियाँ किसकी बनाई जाती हैं? मेटल की। तो उनसे क्या होता है? घंटी। अब घंटी मतलब कौन सी? मंदिर की भी घंटी ले लीजिए, ठीक है, स्कूल की बेल ले लीजिए, स्कूल की घंटी भी हो गया, ठीक है। तो किसकी बनाई जाती हैं? मेटल की। घर में भी जो होता है कॉल बेल, ठीक है, वो भी तो मेटल का ही होता है, वही मेटल का होता है, ठीक है। जैसे साइकिल की घंटी होती है टिंग टिंग करने, ऐसे ही वो घंटी होती है, इसे गोल सा रहेगा, उसमें लग रहा है खट 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 लगता रहता वो, ठीक है। तो कैसा हो गया? वो सोनोरस टेंडेंसी हो गई, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल की बात करें तो बेटा कैसा होगा? क्या हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होंगे? नहीं होंगे, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होते हैं। अब ग्रेफाइट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ग्रेफाइट तो होता है, तो ग्रेफाइट कोई एलिमेंट है? मतलब एलिमेंट तो कार्बन है ना, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा? एक तो पहली बात, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होंगे, मैलिएबल नहीं होंगे, डक्टाइल नहीं होंगे, सोनोरस नहीं होंगे, ठीक है। यानी ये जो करना ना, इनकी वो टेंडेंसी नहीं है, उल्टा है, मेटल के उल्टे हो गए, तभी तो कहा नॉन मेटल्स, तो मेटल की टेंडेंसी ना रखने वाले। अब बेटा आ गया मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड क्या हो गया? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की टेंडेंसी रखे, मेटलॉइड क्या हो गया? मेटल और नॉन मेटल के दोनों की टेंडेंसी रखे, उसे हम मेटलॉइड कह देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना? इतना क्लियर है? अब बेटा दोनों की टेंडेंसी बहुत अच्छा पॉइंट है, सबको समझ में आता है। जैसे पूछा जाए सर मेटलॉइड क्या है, तुरंत सर जी मेटलॉइड जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटलॉइड हो गया, ठीक है। बेटा कह तो दिया बड़े ईजिली, ज़रा सोचोगे।
मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी पास करना, नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी पास ना करना। आप कह रहे हैं ये दोनों करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा भी और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। जरा बताएंगे दोनों कैसे करेगा। अगर ये मेटलॉइड है मान लीजिए, ठीक है, तो इससे करंट जाएगा भी और नहीं भी जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कैसे होगा ये? तो बोलेंगे सर संडे छुट्टी है, आजकल सैटरडे संडे लॉकडाउन चल रहा है, सर जी उसको छोड़ देंगे, उस दिन नहीं जाएगा बाकी दिन चलेगा। ऐसे होगा क्या? छुट्टी के दिन नहीं जाएगा बाकी दिन जाएगा? कैसे होगा? दोनों तो कह दिया कि दोनों की टेंडेंसी रखेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। कैसे करेगा? करेंगे आप बताएंगे इसको? होमवर्क दे दें या डिस्कस कर दें? चलिए सोच लीजिए, बता ही देते हैं भाई। नहीं तो आप हमको फ़ोन करके परेशान कर देंगे। तो बता ही दे रहा हूँ। देखो बेटा, पर सोचने का मौका दिया हमने आपको, ठीक है। मेटलॉइड, ये बात तो सही है कि दोनों की टेंडेंसी रखेगा। ये तो बिल्कुल सही है कि दोनों की टेंडेंसी रखेगा, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, दोनों की टेंडेंसी रखेगा। यानी अगर सपोज करिए मेटलॉइड है तो इससे करंट पास करेगा भी और करंट पास नहीं भी करेगा। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये होगा ऐसा। पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि दोनों साइमल्टेनियस कैसे करेगा। तो बेटा क्या हो रहा है कि अगर ये मेटलॉइड है और इसे करंट पास कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है तो कैसे? तो बेटा कंडीशंस अलग होंगी। जैसे हाई टेम्परेचर पे करंट पास करेगा लेकिन लो टेम्परेचर पे करंट पास नहीं करेगा। हाई टेम्परेचर पे करंट पास करेगा और लो टेम्परेचर पे करंट पास नहीं करेगा। जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जैसे सिलिकॉन, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इसका, सिलिकॉन। बेटा लो टेम्परेचर पे करंट पास नहीं करेगा लेकिन हाई टेम्परेचर पे करंट पास करेगा, ठीक है। अब बात आ रही है कि हाई टेम्परेचर पे करंट पास क्यों किया। बेटा करंट का कंडक्शन सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं। करंट का कंडक्शन दो लोग सिर्फ करते हैं। एक तो या तो आयन करेगा, ठीक है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। दूसरा कोई नहीं होता है करंट को कंडक्ट करने के लिए। सिर्फ दो लोग होते हैं जो इससे उम्मीद की जाएगी कि करंट का कंडक्शन करेंगे, ठीक है, आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयंस। अब बेटा अगर सॉल्यूशन का केस है, ठीक है, लिक्विड है कोई, ठीक है, लिक्विड का केस आ रहा है तो उसमें कंडक्शन किसके थ्रू होता है? आयंस के थ्रू। भाई अगर लिक्विड नहीं है तो आयन मूव कैसे करेंगे? अब आयन के टांग तो है नहीं कि चल के जाएंगे सूखे सूखे में ही। सॉल्ट कंडक्टर होता है बेटा। अगर सॉल्ट सूखा हुआ है, बिल्कुल ड्राई है, तो करंट पास नहीं करेगा। नमक से भी करंट पास नहीं करेगा, NaCl से भी करंट पास नहीं करेगा। Na और Cl के टांग थोड़ी नहीं कि चल के जाएंगे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया बस चल दिए। उसके लिए मीडियम चाहिए मूव करने के लिए, तो इसलिए वो फ्यूज्ड होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, मोल्टन होना चाहिए, तो ही करंट पास करेगा, वरना करंट पास नहीं करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो एक्वस के कंडीशन में, सॉल्यूशन के कंडीशन में आयंस के थ्रू कंडक्शन होता है और सॉलिड के कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्शन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बात हुई थी। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनसे करंट पास करेगा आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनकी वजह से, तो सॉल्ट में किसकी वजह से? तो मेटल जो कंडक्टर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। अब क्या रहा कि जब टेम्परेचर कम था, ठीक है, जब टेम्परेचर कम था तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लीजिए एटम है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी होल्डिंग बहुत अच्छी थी न्यूक्लियस से जब टेम्परेचर कम था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके वाइब्रेशंस बढ़ गए होंगे, ठीक है, इनके पास एनर्जी आ गई होगी। तो एनर्जी आ गई तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई होगी। जब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एनर्जी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इन्वर्स रिलेशन होता है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? कम हो गया होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? निकल के भाग जाएंगे, ठीक है। अरे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, किसी की ग्रिप कम हो गई, तो ग्रिप कम हुई, ग्रिप छूट गई तो भाग गया वो,
ग्रिप में नहीं रह जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा करिए, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन निकल गए एटम से, ठीक है, आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए कंडक्शन नहीं हो रहा सिलिकॉन में मान लीजिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर हाई किया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो गए। जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अब यही क्या बन गया, कंडक्टर। क्लियर। तो अलग अलग कंडीशन पे बिल्कुल मेटलॉइड समझ में आ गया। लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर, हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रख लिया, इसी को हम मेटलॉइड कहेंगे। क्लियर। ठीक है, अब बात आ रही है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेटा अभी हमने आपको बताया था कि कंपाउंड क्या होता है। किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो कंपाउंड होता है। ठीक है, किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया बेटा, कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब कंपाउंड में दो तरीके के कंपाउंड की बात कही गई यहाँ पे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कौन सा हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से है बेटा, ऑर्गन से। ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आया, ऑर्गन से। अब देखिए जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा डिटेल चलेंगे। अभी यहाँ अगर हम डिटेल ले रहे हैं ना तो बड़ा चैप्टर लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहा है बेटा। ये ऑर्गेनिक वर्ड तो लिया गया था ऑर्गन से। तो पहले के टाइम में इतना ज़्यादा नॉलेज लोगों को नहीं था, इतना ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट भी थे, काफ़ी चीज़ें नहीं थी हमारे पास जिससे हम रिसर्च कर सकें, बहुत अच्छा लैब कर सकें। तो उस समय ये माना जाता था कि जो ऑर्गन्स में जो भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, बर्जीलियस का एक कॉन्सेप्ट था जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो एक मिस्टीरियस फोर्स कराने का अद्भुत शक्ति कराती है। उसी जो केमिकल्स होते थे, कंपाउंड्स होते थे, उन्हीं को बर्जीलियस ने एक मिस्टीरियस फोर्स कहा था कि क्या ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जो हमको भूख लग रही है, हम खाना खाए फिर हमको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, बाकी चीज़ें एक्सक्रीटा जो है बाहर निकल रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है, क्या अगर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ मिस्टीरियस फोर्स है हमारे अंदर जो इसको करा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो उन्हीं मिस्टीरियस फोर्स को ही ऑर्गेनिक मान लिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। ऑर्गन में पाए जाने वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहा गया। बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ एक और मिथ था कि इनको आउट ऑफ द बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बॉडी के बाहर नहीं बना सकते। किसको नहीं बना सकते, जो मिस्टीरियस फोर्स वाले हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, वो हमारे बॉडी में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, वहीं बनेंगे वो। लेकिन आपको ही पता है एक्सीडेंटली क्या हुआ, वोहलर ने क्या बनाया, यूरिया। एक्सीडेंटली वोहलर ने यूरिया बनाया, फ्रेडरिक वोहलर। तो ये तो ख़त्म हो गया कहानी कि नहीं, आउट ऑफ द बॉडी सिंथेसाइज नहीं हो सकती। फिर बहुत सारे आए, बर्थेलॉट थे, कोलबे थे, हेनल थे, बहुत सारे कंपाउंड बनाए। कोई मेथनॉल एथेनॉल बना रहा है, कोई मीथेन बना रहा है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनने शुरू हो गए, एसिटिक एसिड बना रहा है कोई। तो ये बात तो क्लियर हो रही है। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक में जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वो तो डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, वो तो कैंसिल कर दिया गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए जो सबसे पहले बात आई वो क्या हो गया कि ऑर्गन से जो पाया जाए। ठीक है, ऑर्गन वाला कॉन्सेप्ट तो सबसे पहला था, तो इसको तो डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि जो बॉडी के बाहर भी था वो भी सिंथेसाइज होने लगा था। तो ये कॉन्सेप्ट कि नहीं केवल बॉडी में ही सिंथेसाइज हो सकता है, ये तो कैंसिल हो गया था। ठीक है, फिर सेकेंड जो हमने रखा वो क्या रखा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आया। लेकिन एक्चुअली होता यह है कि दो सोर्सेज होते हैं हमारे पास, सोर्सेज बेटा दो सोर्स है। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक सोर्स और एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स। ठीक है, हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। ठीक है, बट अब ऑर्गेनिक सोर्स क्या होता है, तो जितने भी लिविंग्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक सोर्स होते हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग्स, जितने लिविंग बीइंग हो गए। अब लिविंग बीइंग में कौन आएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों। तो ये दोनों क्या हो गए, ऑर्गेनिक सोर्स। और इनऑर्गेनिक सोर्स क्या होता है बेटा, तो इनऑर्गेनिक सोर्स होता है रॉक्स एंड सी वाटर, रॉक्स एंड सी वाटर, ये हो गया इनऑर्गेनिक सोर्स। ठीक है,
तो कार्बन में जैसे कार्बोनेट्स हो गए, मार्बल हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गए, ये सब जो चीज़ें हो गई उसमें भी तो कार्बन होता है। वो तो रॉक्स भी पाए जाएंगे, वो तो रॉक्स में भी पाए जाते हैं। तो अब फिर ये मामला कन्फ्लिक्शन का आ गया कि नहीं, फिर एक्सेप्शन वाली बात रखनी पड़ेगी कि ऐसे होता है, फिर वो बात गलत हो गई। ठीक है, तो कार्बन को भी हटा दिया गया। फिर थर्ड जो रखा गया डेफिनेशन, वो क्या रखा गया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये रखा गया बेटा। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन एंड कार्बन, यही ना। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन कार्बन। तो हम लोग पढ़े हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, आप 10th में पढ़ के आए होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव या इट्स डेरिवेटिव एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो बेटा हमने क्या कहा था? केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं है। केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? विदाउट रीजन कुछ भी नहीं है, सबका लॉजिक है। यहाँ तो खैर फिलहाल एक्सेप्शन ही नहीं है, कोई कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, ये गलत कहा गया है। एक्चुअली हाइड्रोकार्बन का मतलब ही हम आधा समझते हैं। हमने बस इतना समझ लिया कि हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग, नहीं, गलत बात है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि कार्बन एंड हाइड्रोजन along with कोवेलेंट बॉन्डिंग। बेटा इनमें कैसे साथ साथ में क्या होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होनी चाहिए। केवल इससे काम नहीं चलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, साथ में दोनों क्या होने चाहिए? कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये शर्त है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो जरा बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट का क्या चक्कर है। ठीक है, जैसे सपोज करिए H2CO3, ठीक है, या NaHCO3। बेटा आप कह रहे हो ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है, क्या ये ऑर्गेनिक है? क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऑर्गेनिक, बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है। देखो जरा, ये ब्रेक करेगा किसमें? ट्वाइस ऑफ H+, ये किस में ब्रेक करेगा? CO3 डबल माइनस। ये देखो 3 पोर्शन में ब्रेक करेगा, Na+, H+, CO3 डबल माइनस, इसमें ब्रेक करेगा। ठीक है, तो जब यहाँ ये तो आयनिक हो गया ना, ये तो कोवेलेंट नहीं हुआ, ये तो आयनिक हो गया, कोवेलेंट नहीं हुआ ना। अगर कोवेलेंट नहीं हुआ तो अब ऑर्गेनिक कैसे? इसको हाइड्रोकार्बन कैसे कह सकते हैं? ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। क्लियर? इसीलिए हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। अब कहेंगे सर जी CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये भी तो ब्रेक करता है। देखो ये भी तो ब्रेक कर गया, इसे ऑर्गेनिक आपने क्यों कह दिया? एसिटिक एसिड तो ऑर्गेनिक है ना, इसे कैसे कह दिया ऑर्गेनिक? बेटा हमने बात कही थी कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में कोवेलेंट होने की, और किसी की बात नहीं कही थी। जरा इसको देखो ना, क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, इससे हाइड्रोजन अटैच है ना, इससे हाइड्रोजन अटैच है ना, इस कार्बन में डबल बॉन्ड यहाँ लगा, ये ऐसे। तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन हट रहा है ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये ना आपस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रख रहे हैं। इस कार्बन से इस हाइड्रोजन का क्या लेना देना है? ये देखो ये है ना कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन है ना इस कार्बन से कोवेलेंट अटैच, इसलिए ये ऑर्गेनिक है। बात समझ में आ गया? पर यहां देखो ना, इसमें इस वाले केस में C डबल बॉन्ड O, OH, OH, ये है ना ये कंपाउंड। तो ये तो कार्बन जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से कहाँ अटैच है? ये तो ऑक्सीजन से अटैच है ना। ये हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से अटैच है ना, कार्बन से कहाँ अटैच है? ये वाला हाइड्रोजन इससे अटैच है, कार्बन से कहाँ अटैच है? बात समझ? तो अटैच ही नहीं है, नहीं है ना। इसीलिए जैसे ये निकल गया इतना ब्रेक करके, ये निकला इधर, ये ब्रेक करके इधर निकल गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, वही CO3 कार्बोनेट आया नहीं है। अब समझाया आयनिक कैसे है? क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन क्लियर हुआ? ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें होते हो, जैसे CH4 हो गया, जैसे C2H6 हो गया, ठीक है, ये हो गए हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है, जैसे C6H6 हो गया, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। क्लियर? क्लियर हुई बात? अब इसके डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि कार्बन और हाइड्रोजन हो अलोंग विथ अदर एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और साथ में क्या है? ऑक्सीजन भी है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, साथ में ऑक्सीजन भी है, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है, ऑर्गेनिक समझ में आ गया?
तो बेटा ऑर्गेनिक क्या है? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब एक्सेप्शन नहीं है, समझ में आ गई नहीं बात? ठीक है, क्लियर रखिएगा इसको। अब इनको छोड़ दिया हमने, हाइड्रोकार्बन को और उसके डेरिवेटिव को छोड़ दिया, बाकी जितने भी कंपाउंड्स हमको नोन है, जितने भी हम जानते हैं, सभी क्या हो जाएंगे? इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। तो बेटा ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ मैटर। इससे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद आएंगे मेजरमेंट पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बेटा प्रॉपर्टीज में दो तो बड़ा फेमस है, अच्छे से जानते होंगे आप, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जिसमें फिजिकल चेंज जैसे आ गया, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या होता था, पढ़े हम लोग, ऐसे चेंजेस जिसमें जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे, अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे। अगर आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा? वो फिजिकल हो जाएगा। और अगर कहीं आइडेंटिटी लूज कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल हो जाएगा। जैसे सपोज करिए शुगर है, शुगर है, ठीक है। अगर हमने शुगर को वाटर में डिजोल्व किया तो फॉर्मूला चेंज हो गया क्या? शुगर का मतलब समझ रहे हैं बेटा? शुगर मान लीजिए ग्लूकोज अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। शुगर जो बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? उसे सुक्रोज कहते हैं, C12H22O11। बेटा ये सुक्रोज है, इसे हम शुगर कहते हैं, ये ग्लूकोज हो गया। अब अगर सपोज करिए कि इसको हमने वाटर में डाला है तो इसके फॉर्मूले में कोई चेंज आ गया क्या? अगर इसी को हम दाल में डाल दें, शुगर को अगर हम दाल में डाल दें तो क्या उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? तो जब तक फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये 1:1 के रेशियो में है, 6:12 के रेशियो में है, ठीक है, तब तक स्वीटनेस बनी रहेगी। कहीं भी डाल दीजिए उसको, कहीं भी यूज़ कर लीजिए, सब्जी में डाल दो, कहीं भी डाल दो, वो स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको हमने, तो इसे हम कह दिया फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अगर इसी का हमने चेंज कर दिया, जो फॉर्मूला वो चेंज हो गया, जैसे सपोज करिए हमने विनेगर बना दिया, गन्ने के जूस का हमने क्या बना दिया? विनेगर बना दिया। तो विनेगर में क्या हो जाएगा? एस्टिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, मेजर कंपोनेंट हो जाएगा एस्टिक एसिड, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? CH3COOH। तो देखो बेटा फॉर्मूला ही बदल गया ना, शुगर से ग्लूकोज से एस्टिक एसिड, फॉर्मूला ही बदल गया ना। ये बहुत अच्छा स्वीट है और ये क्या हो गया? पंजेंट है ना, गले में खाएंगे तो गले में जलन होगी, सूंघेंगे तो नाकों में और सर में इरिटेशन होगा, ठीक है। तो कैसा हो गया? ये बिल्कुल चेंज हो गया ना, फॉर्मूला चेंज हो गया, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी अब ये कहीं से स्वीटनेस नहीं रखने वाला। क्लियर, ठीक है इतनी बात? तो ध्यान रखिएगा बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी, क्लियर हो गई? तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया? आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया? आइडेंटिटी लूज होगी। कोई डाउट है? बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। अब जरा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, दो प्रॉपर्टी और यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। एक है बेटा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो बेटा मैक्रो और माइक्रो, बेटा मैक्रो वर्ड क्लियर है ना? मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो बल्क अमाउंट पे डिपेंड करती हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो बल्क अमाउंट पे डिपेंड करती हो, उसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। जैसे डेंसिटी, क्या एक वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी निकालते हैं हम? किसी एटम या एलिमेंट की डेंसिटी निकालते हैं? नहीं ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो किसकी निकालेंगे? किसी पर्टिकुलर एटम एंड मॉलिक्यूल की? नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका हम एटम आयन या मॉलिक्यूल, जैसे सपोज करें वैलेंसी है, ठीक है, तो वैलेंसी किसका निकालोगे? वैलेंसी किसका निकालेंगे? शुगर का। किसका निकालते हैं वैलेंसी? अरे किसी एटम का निकालते हैं ना, ठीक है। तो अगर एटम एंड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एसिडिटी हो गई, बेसिसिटी हो गई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्लियर, ठीक है। अब जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटेंसिव और एक हो गया एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बेटा अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज
विच आर इंडिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी मैटर इज बीइंग कंसीडर्ड। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कितना अमाउंट हमने लिया है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है,